Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, so write down one question. Show that determinant of 0 a b c minus a 0 d e minus a 0 d e minus b minus d 0 f minus c minus e minus f 0 is equal to af minus af minus be plus cd whole square. Getting.
Yes, this is the first page for today. हाँ जी, आया आंसर? मुझे ये आ रहा है क्या? चलो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे सॉल्व अपना। देखो इसमें सी how will we write the determinant for this? Let us suppose we expand it along the first row, expand along first row या column। अभी तक हमने रो वाले किए थे ना, कॉलम करते हैं। expand along let's suppose first column, first column के along expand करते हैं। so that will be 0 into इसका कोफैक्टर, 0 into इसका कोफैक्टर, राइट? हाँ करेक्ट। सो 0 into इसका कोफैक्टर क्या आएगा? ये वाला डिटर्मिनेंट, करेक्ट। एंड वो इनटू -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा ना इसके लिए। दिस इज A11, देन दिस इज A21, A31, A41 ऐसा, इनटू कोफैक्टर दैट इज 0DE -D0F -E -F0, देन प्लस -A इंटू ना -A इंटू -A इंटू इसका कोफैक्टर। अब ये -A इंटू इसका कोफैक्टर के लिए -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 इंटू इसका कोफैक्टर विल बी व्हाट? -1 की पावर 2 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A B C -D0F -E -F0, then -B इंटू ये नेक्स्ट है ना, इंटू उसका कोफैक्टर, -B इंटू उसका कोफैक्टर। ये क्या आएगा? -1 की पावर 3 + 1 इसके लिए इंटू इसका कोफैक्टर, ये डिटर्मिनेंट A B C 0DE -E -F0 प्लस फिर -C इंटू इसका कोफैक्टर, -1 की पावर 4 + 1 इंटू इसका कोफैक्टर। सो A B C 0DE -D0F, get it? -D0F, yeah. So see, this will be, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 प्लस दिस विल बी व्हाट? एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस है इंटू, एंड इस ये डिटर्मिनेंट कितना आया, ये सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा? इसको एक्सपैंड कर दो। किसके अलोंग एक्सपैंड करें? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दें। सो ए इट विल बी A इंटू व्हाट? A इंटू F², A इंटू F²। फर्स्ट वाला 0 कैसे हो गया? अरे ये 0 है ना बाहर, तो AIJ, ठीक है। A इंटू F² देन B इंटू व्हाट? B in, then it will be -BEF
है ना, माइनस बी इंटू, इट विल बी बेसिकली माइनस बी इंटू माइनस डी इंटू 0 and minus of minus e into f. So minus, so minus bef plus what, c into cdf. ठीक है, फिर ये वाला डिटर्मिनेंट, अब यहाँ देखो ये माइनस बी एंड ये -1 के पावर 3+1 हो तो +1 हो गया, सो इट विल बी माइनस बी इंटू वॉट, इसका डिटर्मिनेंट। देखो इसको एक्सपैंड करो, अब इसको एक्सपैंड जब करोगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपैंड करने पर क्या आएगा, अरे बोलो, बताओ, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करो तो क्या आएगा, a इंटू डी माइनस माइनस एफ ई, तो ए एफ ई, ठीक है, देन फिर ए एफ ई, देन सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग, सेकेंड ये ऐसा, तो बी इंटू, सो माइनस बी ई स्क्वायर एंड देन प्लस सी ई डी, ठीक है, एंड फिर उसके बाद लास्ट वाला ये माइनस सी रहेगा, नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस सी इंटू -1 प्लस हो गया, एंड इट विल बी व्हाट, ए एफ डी माइनस बी ई डी प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे में एफ कॉमन निकलेगा, सो ए एफ इंटू ए एफ माइनस बी ई प्लस सी डी, अब इस पूरे में क्या कॉमन निकलेगा, ई, सो बी ई इंटू ए एफ माइनस बी ई प्लस सी डी प्लस सी डी इंटू ए एफ माइनस बी ई प्लस सी डी। अब ए एफ माइनस बी ई प्लस सी डी कॉमन लिया, हाँ सेम सेम ही चीज है, तो बचा क्या, ए एफ माइनस बी ई प्लस सी डी, ए एफ माइनस बी ई प्लस सी डी, that is AF minus BE plus CD whole square. Getting? ठीक है, तो 3×3 से बड़ा भी अगर डिटर्मिनेंट है अपने को तो उसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बस वही फॉलो करना है, क्या किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, बस हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड कर दो, वो पूरी रो के लिए या वो पूरे कॉलम के लिए। अंदर वाला कौन सा डिटर्मिनेंट, विच वन विच वन, विच वन, ये तीनों, तो इसमें तो कुछ नहीं किया ना, ये तो वही है नॉर्मली, ये तो आई, तो फिजिक्स में भी करते आ रहे हैं ना, इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, ए बी सी माइनस डी 0 एफ माइनस ई माइनस एफ 0 को फर्स्ट रो के अलोंग करो तो ए इंटू क्या, 0 इंटू 0 माइनस माइनस एफ इंटू एफ, फिर माइनस बी इंटू
माइनस डी इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस ई इंटू एफ प्लस सी इंटू माइनस डी इंटू माइनस एफ माइनस माइनस ई इंटू 0। ये तो नॉर्मल एक्सपैंड किया है हमने फर्स्ट रो के अलोंग, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो 3x3 का तो आता ही है ना अपने को। ठीक है, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन करो जल्दी से। हुआ नहीं क्या अभी? हर्षित। इफ determinant of x square plus 3x upon x plus 1 or not upon, sorry, x square plus 3x x plus 1 x minus 3 x minus 1 minus 2x x plus 4 x plus 3 x minus 4 and 3x, this is equal to a into, इसको expand करेंगे तो बोलता है कि ये this comes out to be a into x raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. Then find the value of e. Then find the value of e. And find the value of e. No, Ishan, not correct. Hello, Ishan. Hello. Ishan, not correct. Who is this? 201565. What's your name? Sarvesh. Just rename yourself, huh, Sarvesh? Ah, Sarvesh, it's correct. Good. No precious, not correct. Ishan, correct. Ishan is correct now. कैसे किया ये? इसका सही आंसर आ प्रशस्त सही है। ईशान कैसे किया?
डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट किया। ओपन डिटर्मिनेंट एंड फोकस ओनली ऑन टर्म्स विद x raised to 0. Expanded only those where the term where the constant term is possible. तो एक तो अपना मेथड ठीक है, ये है, ध्यान से देखना, एक मेथड तो अपना ये है ही, क्या है कि यहाँ पे इसको पूरा एक्सपैंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं मैं, तो -2x इंटू 3x माइनस x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, हाँ, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x minus x minus 3 into x minus 4 and plus x plus 3 into x plus 1 into x plus 4 minus x minus 3 into minus 2। ठीक है, एक तो ये पूरा एक्सपैंड कर दो, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक, एक मेथड तो ये अपना है ना, इसको सॉल्व करोगे देखोगे कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट। ठीक, दूसरा मेथड क्या, ये बढ़िया है, यही है सही, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट x इज, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट x इज। तो x को 0 डालो ना, सीधा सीधा e आएगा, क्या बोलते हो? so it will be 0 1 -3 -1 0 4 3 -4 0, this will be equal to e, right, this will be equal to e। तो यहाँ से आंसर सीधा आएगा, तो यहाँ से e कैलकुलेट करो, क्या आएगा देखो। वैसे तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, चलो ये भी प्रॉपर्टी अभी हमने की नहीं है, वैसे यहाँ से मेरे को डायरेक्ट 0 दिख रहा है, बट ठीक है, प्रॉपर्टी कर लेंगे तो बताता हूँ वो क्या कह रहा हूँ। सो दिस विल बी 1 into 1 into what, 0 minus 12 plus 3 into minus 3 into, एक सेकंड, यहाँ पे 1 into, अच्छा ये माइनस, एक सेकंड, 1 into -1 into 0 माइनस -3 into -4, यहाँ कुछ गलत नोट किया क्या, 821, ये मैं इसके रो के अलोंग कर रहा है एक्सपेरिमेंट। सर 1 into 0 plus 61 1 into, सर 0 plus 16 होगा ना वो, नहीं ये ऐसा, सर पहले वाले में 0 into 0 माइनस 12 आएगा ना। 0 नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया ना, वो तो मैं लिख ही नहीं रहा, ओके वो तो 0 ही लिख दिया। then it will be minus of -1 into 0 minus 12, पहले right? वाले कॉलम में सर -1 थोड़ी रहेगा सर, 1 रहेगा। मैं रो में पहले वाले मैं रो, अच्छा कॉलम में वही यहाँ गलत नोट किया ना ये, ये ठीक था, इधर नोट ही गलत किया ना ये, तो ये 1 into 4, हाँ ये +4 हो जाएगा, ठीक है, सो दैट विल बी 0। ठीक है, ठीक है, डन। ये क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें। अब अगर मान लो यहाँ पे तो आगे करेंगे प्रॉपर्टीज यूज हो, ठीक है, हो गया ना। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, क्वेश्चन मेनली यहीं से बनेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। राइट डाउन द फर्स्ट वन।
Property 1. Value of the determinant. Property 1. Value of determinant remains unaltered मतलब change नहीं होता if rows and columns are interchanged. If rows and columns are interchanged. कहने का मतलब interchange. कहने का मतलब जैसे let's suppose we have a determinant D is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ठीक है? And we have another determinant D dash which is, अब क्या D dash एक ऐसा determinant है कि जो D के जो रो थी ना A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 वो उसके कॉलम्स में है अब A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ठीक है? बस हाँ ये चीज ध्यान रखना है इसका फर्स्ट रो ही होना चाहिए इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम ही होना चाहिए एंड इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम ही होना चाहिए अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया तो चीजें चेंज हो जाएगी ठीक है तो अगर ऐसा है कि इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में फिल कर दिया इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम में बेसिकली रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए ध्यान से देखो ना तो इस केस में वी विल से कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज d will be equal to d dash इसका रीजन क्या हो सकता क्यों ऐसा बिकॉज सर आई कैप का जो भी कॉलम अगर हाइड करते तो उसके बावजूद भी कुछ चेंज नहीं आता ना। हाँ क्योंकि डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करें अलोंग द रो या अलोंग द कॉलम वो सेम ही बात है ना अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं अलोंग फर्स्ट रो तो दैट विल बी a1 इंटू b2 b3 c2 c3 माइनस a2 फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ a2 माइनस a2 b1 b3 c1 c3 प्लस a3 इंटू b1 b2 c1 c2 एंड अब इसको एक्सपैंड करूँ अलोंग द कॉलम तो d डैश क्या आएगा a1 इंटू a1 इंटू a1 इंटू b2 c यहाँ पे b2 c2 एंड b3 c3 b2 c2 b3 c3 माइनस a2 इंटू b1 c1 b3 c3 प्लस a3 इंटू b1 c1 b2 c2 अब यहाँ पे ये b2 b3 c2 c3 आ तो रहा है लेकिन अगर इसको आप लिखोगे तो ये क्या आएगा b2 c3 माइनस c2 b3 b2 c3 माइनस c2 b3 एंड माइनस एंड सो ऑन ये भी देखो यही आएगा b2 c3 माइनस b3 c2 मतलब वही सेम b3 c2 वही सेम ही चीज आ रही है ठीक है एक्सपेंशन अलोंग रो एंड कॉलम एक्सपेंशन अलोंग रो करो या अलोंग कॉलम करो एक ही बात है ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी तो यही रीजन है कि भाई अगर आप रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी डिटर्मिनेंट की लिख लो जल्दी से
ठीक है, डन। देन second property, if any two rows or two columns तो two rows or two columns of a determinant be interchanged, अगर दो रोज को, जैसे रो 1 एंड रो 2, इनको इंटरचेंज कर दूं, या फिर दो कॉलम, जैसे कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए, then the value of determinant is changed in sign only, मतलब जैसे let's suppose we have, जैसे for example we have d1 is equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, and we have another determinant d2 is equal to, let's suppose a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3। अब यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे हुआ क्या कि इसका जो सेकंड रो था वो इसके फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज हो गया, राइट। तो अपने को ये मिला। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो जब इंटरचेंज हुए, वी विल गेट, तो यहाँ से क्या होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है d2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस d1, मतलब रो एंड कॉलम को जैसे ही इंटरचेंज करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज इन साइन, मतलब अगर वैल्यू जो भी था पहले उसका नेगेटिव हो जाएगा अब, ठीक है। So यहाँ से can I say that if there are odd number, if there are even number of interchanges, then value of determinant will remain same, right? Will remain the same. And if odd number of interchanges, value of determinant changes in sign, changes in sign, कहने का मतलब जैसे लेट्स सपोज आप एक और थर्ड डिटर्मिनेंट देखो d3 क्या है, d3 मैं लिख देता हूँ b2 b1 b3 a2 a1 a3 c2 c1 c3। ध्यान से देखो, एक इंटरचेंज किया यहाँ पे मैंने, कौन सा इंटरचेंज किया, यहाँ किया मैंने r1 इज इंटरचेंज्ड विद r2, ठीक है। जब भी ऐसा सिंबल दिखे इसका मतलब क्या है, r1 एंड r2 आर इंटरचेंज्ड, ये लिख लेना चाहे, r1 and r2 are interchanged, this means r1 and r2 are interchanged, इसका मतलब ये r1 and r2 are interchanged, ठीक है। इसका ये मतलब होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, r1 और r2 are interchanged, ये डबल साइडेड एरो।
तो यहाँ पे R1 एंड R2 आर इंटरचेंज। अगर आप D2 से D3 के लिए देखो तो क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट, C1 एंड C2 आर इंटरचेंज्ड। तो यहाँ कितने चेंजेस आ गए, कितने चेंजेस आ गए, दो चेंजेस आ गए। फर्स्ट चेंज ये, सेकंड ये। तो जैसे ही इवन नंबर ऑफ चेंजेस होंगे तो हम बोलेंगे भाई सेम ही है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। D1 इक्वल टू D3, क्यों, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, एक इंटरचेंज किया तो D2 आया माइनस D1, एक और इंटरचेंज किया तो D3, D2 से D3 तो D3 आया माइनस D2। तो बेसिकली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट D3 इज इक्वल टू D1 ओनली, राइट। तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम, एंड अगर odd number of interchanges करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will become negative, will change in sign, right? Getting? This can also be easily, very easily proved. I won't go into that thing. क्यों, कैसे प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे एक रो को इंटरचेंज करके तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ देखो नेगेटिव हो रहा है। So let us just don't waste our time in that because it is very 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 easy. बस ऐसे ही एक्सपैंड करके जैसे हमने ये देखा वैसे ही we can do that. Just remember this. ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी, क्वेश्चंस मेनली इसमें से प्रॉपर्टीज पे ही आएंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करके। डन, गेटिंग? Then third property, if a determinant has any two rows, has any two rows or two columns, दो rows या दो columns, has any two rows or two columns identical, अगर कोई दो rows एकदम सेम है, मतलब जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के एंड लेट्स सपोज थर्ड रो के, वो एलिमेंट्स सेम है, या फिर सेकंड रो के, सेकंड कॉलम के एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम है, या फिर सेम आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल होंगे तो भी चलेगा, और प्रोपोर्शनल होंगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 2 3, सेकंड के 2 4 6, प्रोपोर्शनल है ना, ये प्रोपोर्शनल है ना, ये 2 से ही मल्टीप्लाइड है बस, पूरा प्रोपोर्शनल ही है ना, 1/2 2/4 3/6 इक्वल है, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन the value of determinant is 0, then the value of determinant is 0, then the value of determinant is 0। कहने का मतलब जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल, लेट्स सपोज वी हैव अ डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू a1 a2 a3, देन b1 b2 b3 एंड a1 a2 a3। अब यहाँ पे ये दो रोज सेम आ गई हैं तो इसका डिटरमिनेंट जो है ना 0 आएगा। कैलकुलेट करके देखेंगे, बहुत ही आराम से अपने को पता चलेगा कि 0 आएगा। ठीक है, मतलब ये प्रूफ में हम नहीं जा रहे, प्रूफ में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि कुछ प्रूफ के लिए इसका कुछ ऐसा खास मतलब बहुत ही अच्छा प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, बस हम सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके देखेंगे तो अपने को सीधा सीधा पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि इसका प्रूफ है ही वैसे, तो वो सॉल्विंग पार्ट वो सब अपने को आता है, उसमें मैं नहीं जा रहा, ये आपको एज अ प्रॉपर्टी याद रखना। हाँ, अब अगर मान लो कि ये ये तो ठीक है, चलो आइडेंटिकल, प्रोपोर्शनल होगा तब भी क्या, हाँ तब भी ऐसा ही कि जैसे लेट्स सपोज वी हैव a1 a2 a3 b1, या फिर नहीं ऐसा करो, लेट्स सपोज वी हैव a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड दिस इज k टाइम्स a2 k टाइम्स b2 k टाइम्स c2।
मतलब ये प्रोपोर्शनल है, एक ही कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है। ये दोनों कॉलम सेम तो नहीं है, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, रेशियो सेम आ रही है, इसकी 1/k 1/k 1/k, तो भी ये 0 होगा। गेटिंग? हर्षित ये पूछ रहा था। यस सर। देखो डिटर्मिनेंट ठीक है डन। तो एक क्वेश्चन करो, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइन। सर इज दिस ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स? हाँ हाँ। हैज एनी टू रोज आइडेंटिकल, भाई टू रोज अगर आइडेंटिकल है तब तो 0 है ही है, 3 रोज आइडेंटिकल होंगे ऑब्वियसली 0 ही होगा। मतलब 2 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई हाँ 2 रो तो होनी चाहिए आइडेंटिकल, अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो 0 है, तीसरी भी आइडेंटिकल है तब तो ऑब्वियसली 0 है। ठीक है, रो या कॉलम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 log x to the base y log x to the base z log y to the base x 1 log y to the base z log z to the base x log z to the base y 1। निशान करेक्ट, संयम करेक्ट। सर्वेश मान करेक्ट। देखो कैसे करेंगे इसको, एक्सपैंड करें क्या? एक्सपैंड करें क्या? एक्सपैंड कर सकते हैं, बट उससे पहले अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ प्रॉपर्टी के हेल्प से करना चाहूंगा कि ये 1 है एंड दिस इज log y by log x, हाँ log y to the base x को log y by log x, this is log z by log x, then
सेकेंड रो अगर देखें तो दैट इज log x by log y 1 and log z by log y, and this is log x by log z, this is log y by log z, and this is 1. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट एंड सेकंड रो को ऑब्जर्व करो, देखो फर्स्ट एंड सेकंड रो को अगर मैं इसको log x by log y से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने को ये मिला, इसको भी log x by log y से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इसको भी देखो log x by log y से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेसिकली R2 इज नथिंग बट log x by log y into R1, मतलब रो 2 इज log x by log y into R रो 1। और अगर ऐसा होता है कि भाई प्रोपोर्शनल है, एक रो दूसरी रो मतलब दूसरी रो कोई रो दूसरे पहली रो से ही डिराइव हो रही है बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल है, रो 1 एंड रो 2 आर प्रोपोर्शनल, सो वी विल से दैट दिस इज 0। सही है, ऐसे ही किया था सबने जिसका आंसर आया। ठीक है सर, गुड। ओके चलें आगे। So we had done 3 properties. So next one, property 4. Property 4 क्या कहता है कि if all the elements of any row or column is multiplied by a constant or by the same number, not constant, तो variable भी हो सकता है, by the same number, then the determinant is multiplied by that number। ध्यान से देखना इसको, मैं अगर बोलूं कि we have, let's suppose, a determinant, this D is equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, एंड हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है D डैश विच इज, इसमें क्या है कि किसी एक रो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। So from here what I can say is D dash, what I can say is D dash is equal to K times D। कहने का मतलब हम एक रो से K को बाहर निकाल सकते हैं पूरे डिटर्मिनेंट्स के। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर अगर ऐसा एक डिटर्मिनेंट, अब मैं इसको रिवर्स में चलता हूँ, अभी हम यहाँ से यहाँ आए हैं, अब मैं इस ऐसे बात करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज अपने को ये गिवन है तो बच्चे क्या करेंगे कि K को इसके पहले, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं 9 ना, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, हर एक से मल्टीप्लाई नहीं करना, या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब आई कैन राइट दिस एज, एक तो यही लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि K टाइम्स A1 K टाइम्स B1 K टाइम्स C1 एंड बाकी कॉलम्स एज इट इज, तो
किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया एक को, या फिर ऐसा मन करता कि भाई मैं तो नहीं, इससे नहीं, मैं तो इससे करूंगा, सेकंड कॉलम से, तो ये भी चलेगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई करना, या तो किसी एक रो से करो या किसी एक कॉलम से करो। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज अपने पास ऐसा है क्या, लेट्स सपोज वी हैव k1 a1 k1 a2 k1 a3 and we have b1 c1 then k2 b2 k2 k1 a2 ऐसा k2 c2 then b3 c3। तो देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि what I will write here, what I can write here is k1 into, जब k1 कॉमन लिया तो ये पूरी पहली रो में से उठ करके बाहर आ गया, पहली रो में से k1 कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये k1 हट गया। ठीक है, देन b1 c1 देन k2 b2 k2 c2 b3 c3। अभी k2 दूसरे कॉलम में से बाहर आ जाए, सो k1 k2 then a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर अगर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाइड है तो वो जब डिटरमिनेंट के अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। So when we open, how will we know कि which row या which column में जाएगा? सॉरी, So if we have to open this, how will we know that k1 and k2 will go in which row and which column? voice is breaking, your voice is breaking. Hello, Sir, when hello. we open the determinant, how will we know, like, if हाँ, you want to put the k1 and k2 inside the bracket, that in which row and which column we should put it? नहीं वो अपने को क्या मतलब, अभी k1 k2 तो बाहर निकाल लो ना, एंड फिर ओपन करके जो फाइनली फिर मल्टीप्लाई कर दो k1 k2 को। कैलकुलेशंस क्यों अपने को इंक्रीज करनी है? अगर ऐसा है तो इसको पहले बाहर निकाल लो, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो k1 k2 को, फिर मल्टीप्लाई कर दो। Okay, okay, sir. डन। एंड कभी कभार ना क्या होगा कि अपने को ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए, थोड़ा सब कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो हमें कभी कभी ऐसा भी करना होगा क्या, कभी कभी जैसे लेट्स सपोज ये है, वी हैव a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब जैसे ये है, तो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k। इससे क्या, इससे क्या कि करेंगे हम क्वेश्चंस, उससे थोड़ा फायदा अपने को आएगा आगे करेंगे। अभी काफी सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करने हैं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय के। एंड इस ये क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि के मल्टीप्लाई करके हमें कुछ फायदा हो रहा हो यहाँ। सो 1/k ऐसा रहेगा एंड के को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में। ये क्वेश्चंस अभी देखने दो।
तो ध्यान रखना ये सब टेक्टिक्स अपने ना काम आएगी कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक। क्वेश्चन लिखो, if a is equal to determinant a d l b e m 2c 2f 2n and b is equal to f 2n c 2d 4l 2a e 2m b, then find the relation between a and b, relation between a and b, determinant a and determinant b. Precious, correct. Yes, Ishan, correct. देखो यहाँ पे हम पहले a को अगर देखें, सो a को कैन आई राइट 2c2f2n है ना, 2c2f2n, तो a को यहाँ से मैं ये सेकंड वही थर्ड कॉलम में से 2 बाहर निकाल सकता हूँ, सो इट विल बी 2 टाइम्स a d l and this will be b e m c f n, ठीक है, c f n एंड b में देखो 2 इस कॉलम में से निकालो एंड 2 इस कॉलम में से निकालो, इस रो में से निकालो, तो एक्चुअली 2 into 2 बाहर आएगा एंड इट विल बी एफ एन सी देन डी एल ए ई एम बी। अब इनमें क्या आपको दिखाई देता है, कैसे क्या करें? क्या ये दोनों सेम है? इंटरचेंज, किसको इंटरचेंज करें? पहले तो देखो डी ई एफ ये वाला आपको दिख रहा होगा कि सी ए बी सी ये सब, इसको अगर मैं लेट्स सपोज R1 यहाँ पे इसको ही चेंज करते हैं, चलो R3 एंड R1 को इंटरचेंज कर दूं, R3 और R1 को इंटरचेंज कर दूं, तो दिस विल बी माइनस लग जाएगा ना बाहर, जैसे ही मैं इंटरचेंज करूंगा
R3 और R1 को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस बाहर लग जाएगा, CAB NLM एंड FDE, है ना। R3 और R1 को इंटरचेंज किया तो माइनस बाहर लग गया। अब उसके बाद NLM जो है ये अगर आप ध्यान से देखो थर्ड में है, इधर सेकंड में है एंड इधर FD, तो यहाँ पे मैं अब R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूं तो फिर उसे माइनस बाहर लग जाएगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाए, तो 4 टाइम्स व्हाट CAB FDE NLM, राइट। अब क्या करें, अब देखो R1 और R2 को इंटरचेंज करो, R1 और R2 को इंटरचेंज करो, माइनस आएगा एंड फिर ये R2 बन गया हमारा। चलो मैं पूरा करके देखा, R1 गोज टू R2 तो ये माइनस 4 टाइम्स व्हाट C ये ADL CFN BEM, ठीक है। अब क्या करें, अब R2 और R3 नहीं सॉरी C1 C2 कॉलम, सो C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, सो ADL BEM CFN। अगर आप ध्यान से देखो ये सेम ही आ रहा है ना, कहाँ गया, ये रहा। सो कैन आई से दैट B इज इक्वल टू 2 टाइम्स A, राइट, 2 टाइम्स A। गेटिंग। अब वैसे तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए था, इस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, रीजन क्या है कि ये ध्यान रखना, जब भी साइक्लिक ऑर्डर सेम होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। साइक्लिक ऑर्डर से मेरा मतलब कि यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर ABCA ऐसा है ना। इसमें देखो ABCA साइक्लिक ऑर्डर, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो मतलब सेम ही है डिटर्मिनेंट, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर तभी सेम होगा जब आपके इवन नंबर ऑफ चेंजेस होंगे। साइक्लिक ऑर्डर तभी फॉलो होगा जब इवन नंबर ऑफ चेंजेस होंगे। कहने का मतलब जैसे ये ABC, यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर देखो ABCA एंड अगर अब इसको मैं C को इधर ले आऊं, A इधर B इधर, तो वही है ABCA, वही साइक्लिक ऑर्डर है। फिर B को इधर ले आऊं, फिर C फिर A, तो भी वही है ABCA। तो ये साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम रहता है तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, तो बोल देना सीधा सीधा कि सेम है वैल्यू डिटर्मिनेंट की, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर तभी मेंटेन रहेगा जब 2 चेंजेस होंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तभी हम पहुंचेंगे ना जब पहले तो हम A और C को इंटरचेंज करें, फिर A जब इधर आ गया तो उसको B के साथ इंटरचेंज करें। तो साइक्लिक ऑर्डर तभी सेम रहेगा जब इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस होंगे। तो जैसे ही देखा कि यहाँ साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो बोल देना हाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम, साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखना। हाँ, अब साइक्लिक ऑर्डर में भी वो चीज है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला, कि जैसे अब मान लो यहाँ पे ABC है, ये ABC ऐसा है। अब अगर मान लो कल को ऐसा लिख दिया ABC कि सर देखो ABC है, वही है साइक्लिक ऑर्डर, अरे नहीं भाई क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। सर यहाँ आप बोल रहे थे ABCA, यहाँ भी देखो ABCA, नहीं गलत, एंटी क्लॉकवाइज। अगर देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही देखो, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगी। डन। साइक्लिक ऑर्डर मतलब जैसे ये है ना, यहाँ पे देखो साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब कि ये देखो यहाँ पे क्या है ABC, ये जैसे ये था, यहाँ पे ये क्या है ABCA साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर।
यहाँ पे भी वही है A B C A। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर सेम रहता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम ही होगी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर तभी मेंटेन रहेगा जब इवन नंबर ऑफ चेंजेस होंगे। तो अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक एक हम चेंजेस करके, जैसे हमने यहाँ 2 चेंजेस करके देखे कि भाई यहाँ चलो सेम आ रहा है, अरे पहले ही बोल देते। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर सेम है। साइक्लिक ऑर्डर सेम है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर तभी सेम रहेगा जब इवन नंबर ऑफ चेंजेस होंगे, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ही और नंबर ऑफ चेंजेस होंगे ना, तो साइक्लिक ऑर्डर टूट जाएगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। शो दैट डिटरमिनेंट A B C X Y Z P Q R is equal to Y D Q X A P Z C R Z C R। निशान करेक्ट, सही है। ठीक है। तो सबसे इसमें अलग अलग मेथड बन सकते हैं। सबसे अच्छा जो मेथड है ना, वो यहाँ पे एक तो अपने को दिखाई दे रहा है कि जो रो में थे ना एलिमेंट्स, वो कॉलम में जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोज कर दो, है ना। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने को कहते हैं ट्रांसपोज करना। When rows and columns are interchanged, we say that the determinant is transposed. Transpose. तो ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, A B C X Y Z
P Q R, राइट। अब ध्यान से देखो ABC। अब यहाँ पे इसको अपने को पहुंचाना है, ये इधर ABC वाला इधर है, PQR वाला तो यही है, XYZ इन दोनों को इंटरचेंज करना। तो R1 C1 goes to C1 and C2 are interchange, तो माइनस साइन लगेगा, तो दैट विल बी XYZ A B C P Q R, ये आ गया। अब क्या करना, तो देखो B और A इसको इंटरचेंज कर दो बस, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर दो। जैसे ही R1 R2 को इंटरचेंज करोगे एक और माइनस साइन लगेगा, ठीक है। सो वी विल गेट व्हाट, Y B Q X A P Z C R, गेटिंग? ठीक है, आ गया सेम। ठीक है, करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, एक्सपैंड नहीं करना अपने को, है। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, prove that AX BY AX BY CZ X square Y square Z square 1 1 1 is equal to A B C X Y Z Y Z Z X X Y।
टेक एक्स वाई जेड, क्या सही है? टेक एक्स वाई जेड आउट ऑफ डिटर्मिनेंट, कैसे एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा बाहर? सही है, एक कॉलम में तो है नहीं ना मल्टीप्लाई। कॉलम, एक कॉलम में होना चाहिए ना पूरा एक्स, एक कहाँ है? हम्म, थर्ड रो में 1/x 1/y 1/z बन जाएगा, बिल्कुल सही। एक्चुअली इसको ऐसा करो, ऐसा कर सकते हैं, देखो अपना मैं इस रो में से x कॉमन निकालता हूँ, इस कॉलम में से, इस कॉलम में से y निकालता हूँ, इसमें से z निकालता हूँ। तो एक्चुअली क्या होगा ये, इट विल बी a x 1/x, b y 1/y, c z 1/z, करेक्ट। एंड ये एक्स वाई जेड आ जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, राइट। अब क्या करता हूँ, ये एक्स वाई जेड थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो वी विल गेट ए बी सी एक्स वाई जेड जेड एक्स आ गया। Ready? हाँ हाँ ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है, करें आगे। ये जो है ना, ये काफी कॉमन है, मतलब जेई में तो इस चीज को तो बहुत ही यूज करा है। ऐसे कॉमन निकाल लो और ये 1/x 1/y 1/z ऐसा लिख दो, बहुत ज्यादा यूज हुआ है, बहुत ज्यादा। हमने तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन किया है, करेंगे आगे जेई के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे इस चीज को यूज कराया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। वी हैड डन प्रॉपर्टी 4, so we'll come to property 5 now. प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 ये क्या कहता, लिखो नेक्स्ट। if each element if each element if each element of any row or column, any row or column can be expressed as a sum of two terms two terms, then the determinant then the determinant can be expressed as the sum of as the sum of two determinants as the sum of two determinants as the sum of two determinants। मतलब क्या, देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि जैसे लेट्स सपोज वी हैव दिस a1 a2 a1 plus x a2 a3 b1 plus x b2 b3 c1 plus x c2 c3। अगर ऐसा है कि भाई एक रो को ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, सॉरी सॉरी नॉट एक्स एक्स वाई एक्स 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 कॉमन, मतलब सेम होना जरूरी नहीं है, एक्स वाई जेड ऐसा, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो दो रो में चेंज नहीं आना चाहिए, दो रो तो एज इट इज रहेंगी अपनी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस x y z a2 b2 c2 a3 b3 c3।
या फिर इसको रिवर्स पढ़ें तो अगर ये कह सकते हैं कि दो रो अगर सेम है तो इन दोनों को ऐड करके ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जैसे लेट्स सपोज ऐसा दे दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, एंड प्लस x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये दो डिटर्मिनेंट है तो ऐड कर देंगे सारे एलिमेंट्स A1 प्लस x1 B1 प्लस y1 C1 प्लस z1 A2 प्लस x2 B2 प्लस y2 C2 प्लस z2 A3 प्लस x3 B3 प्लस y3 C3 प्लस z3। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ब्लंडर है। डिटर्मिनेंट में ये वैलिड नहीं है। डिटर्मिनेंट में दो डिटर्मिनेंट तभी ऐड हो पाएंगे जब या तो दो रोज, देखो जैसे यहाँ पे ये दो रोज अगर सेम होंगी तो तीसरी रो को हम ऐड कर सकते हैं। दो रोज तो सेम होनी चाहिए। ऐसा ही कॉलम में भी कर सकते हैं यही काम, कि कॉलम में कैसे कि जैसे लेट्स सपोज वी हैव दिस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसा है। तो इसको अगर जब ऐड करेंगे तो दो कॉलम तो सेम होने चाहिए। जैसे ये फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम अगर सेम है तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट के सेम है, तब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ कि A1 B1 C1 ये रहेगा, A3 B3 C3 ये सेम ही है, तो सेकंड कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दो कॉलम्स लेकिन सेम होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको मैं ऐड नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता इनका। जैसे यहाँ पे है हर एक कॉलम, हर एक या फिर हर एक रो डिफरेंट है, नहीं, दो कॉलम या दो रो ये तो सेम होने चाहिए, तो थर्ड रो या थर्ड कॉलम को हम ऐड कर देंगे। गेटिंग? ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आ रही है ना ये? इसको प्रूफ कैसे करें? इसको प्रूव कैसे करें? ये लिख लो, चलो एक बार प्रूव करते हैं, फिर वही एक्सपैंड करके नॉर्मल प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। और दो लाइन का ही है तो कर लेते हैं एक बार। हाँ, वी कैन से दैट सर्वेश। गुड सर्वेश, वी कैन से दैट। बट एक्चुअली में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज यहाँ से आती हैं। उल्टा मतलब हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब जो तुम बोल रहे हो उल्टा हो जाएगा। ये डन ना हो गया ये? ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। जैसे लेट्स सपोज वी हैव A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ अलोंग दिस फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड करता हूँ तो इट विल बी A1 प्लस अल्फा 1 इनटू इसका कोफैक्टर आएगा B2 C2 B3 C3 माइनस A2 प्लस अल्फा 2 इनटू इसका कोफैक्टर B1 C1 B3 C3 प्लस A3 प्लस अल्फा 3 इनटू इसका कोफैक्टर दैट इज B1 C1 B2 C2। करेक्ट? अगर हम इसको ध्यान से देखें, कैन आई राइट दिस एज A1 इनटू B2 C2 B3 C3 माइनस A2 इनटू B1 C1 B3 C3 प्लस A3 इनटू B1 C1 B2 C2। ठीक है, प्लस अल्फा 1 इनटू, देखो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये इंटू ये माइनस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ये लिख लिया पहले मैंने। अब अल्फा 1 इंटू B2 C2 B3 C3 माइनस अल्फा 2 इंटू
यहाँ पे B1 C1 B3 C3 प्लस अल्फा 3 इंटू B1 C1 B2 C2 गेटिंग, ये आ गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या है, ये तो डिटर्मिनेंट है कौन सा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड ये क्या है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है कौन सा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 राइट, सही है क्या? लिखो जल्दी से। We can, sir, we can write A1 A2 and at top at top मतलब फर्स्ट रो में, हाँ लिख सकते हो ना, फर्स्ट रो में लिख दो तो क्या फर्क पड़ेगा, बस वो ट्रांसपोज, वो रो और कॉलम इंटरचेंज होके आ जाएंगे, वो तो सेम ही बात होगी ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी अगर कॉलम को रो में पहुंचा दोगे एंड रोज को कॉलम में, रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करने पे, ट्रांसपोज करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी द सेम राइट। डन, एंड इसी के हेल्प से वी कैन कम टू वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स दे देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं कई बार ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज, अब देखो लेट्स सपोज वी हैव अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को यूजुअली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, लेट्स सपोज इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, सो एंड इसमें लेट्स सपोज एक ही रो आर पे डिपेंडेंट है, एक ही रो आर पे डिपेंडेंट है, बाकी जो दो रोज हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर, A1 A2 A3 एक फिक्स्ड है या फिर मैं बोलूं आर से इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट ही हो, बट हाँ आर से इंडिपेंडेंट है, आर पे डिपेंड नहीं करते। तो इस केस में अगर वी वांट टू फाइंड सिग्मा डेल्टा आर, मतलब आर इज इक्वल टू 1 to n, तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा, अब जो सिग्मा है, सिग्मा वो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट के अंदर चला जाएगा। व्हाई व्हाई कैन वी से लाइक दिस, ऐसा क्यों कह सकते हैं हम, रीजन बीइंग कि अगर मैं सिग्मा डेल्टा आर निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आर इक्वल टू 1 to n, that will be delta 1 plus delta 2 plus delta 3 and so on up to delta n, right?
and this delta 1 will be what? F1 G1 H1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 plus F2 G2 H2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे देखो, दो रोज तो अपनी आर पे डिपेंडेंट थी ही नहीं, तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ क्या कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो होगा क्या कि F1 प्लस F2 आ जाएगा इधर, G1 प्लस G2 आ जाएगा एंड H1 प्लस H2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड ऐसे ही बाकी फिर एक एक करके ऐसे सारे डिटर्मिनेंट हम ऐड कर देंगे, तो फाइनली ये ही बन जाएगा, राइट। गेटिंग, वही है प्रॉपर्टी 5, ये उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट, जल्दी से बताना आंसर, सीधा सीधा एप्लीकेशन है। सिग्मा r is equal to 1 to n of 2r determinant of 2r minus 1 ncr 2 raised to r x x cos square theta y n square 2 raised to n minus 1 2 raised to n plus 1 minus 2। करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। निशान करेक्ट, सही है। हर्ष सर्वेश प्रशस्त, करेक्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सिग्मा, अगर सिग्मा है तो यहाँ पे सी दीज टू रोज आर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब आर पे डिपेंड नहीं करते। तो उस केस में आई कैन पुट दिस सिग्मा ओवर हेयर and it will be sigma of 2r minus 1 r is equal to 1 to n, sigma ncr r is equal to 1 to n, and sigma of 2 raised to r r is equal to 1 to n।
This will be x cos square theta y, and n square 2 raised to n minus 1 and 2 raised to n plus 1 minus 2. 2r minus 1 का सिग्मा क्या होता है भाई? Sum of first n odd natural numbers n n square. square Correct. And sigma NCR क्या होता है? 2 2 raised raised to to n minus 1 n, but 1 से n है तो minus 2 raised to minus NC0 वाला केस. And ये GP 2 plus 2 square up to 2 raised to n. GP का sum a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. So that will be 2 raised to n plus 1 minus 2. And this will be x cos square theta y. And n square 2 raised to n minus 1, 2 raised to n plus 1 minus 2. ठीक है, देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम, जीरो आंसर. ठीक है. Now we are done. If delta r is equal to r minus 1 1 r minus 1 1 0 2 r 3 plus r plus 1 minus 1 minus 2. ठीक है. Then find sigma delta r is equal to 1 to n, r is equal to 1 to n. कुछ आ रहा है क्या? इसको कैसे करें सॉल्व? एडिशन प्रॉपर्टी, कौन सी एडिशन प्रॉपर्टी?
देखो क्या इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि since we have to find sigma, so can I say that sigma delta r is equal to 1 to n will be equal to, देखो ऐसा लिख देते हैं, sigma of r minus 1 r is equal to 1 to n, sigma 1 r is equal to 1 to n, sigma 0 वो तो 0 ही रहेगा खैर, then sigma 2 r is equal to 1 to n। अब यहाँ पे सारी रोज में ही है ना, हर एक रो r पे डिपेंडेंट है, तो सब में लगा देते हैं सिग्मा। ऐसा कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज भैया दो डिटर्मिनेंट को आप तभी ऐड कर पाओगे जब उनके दो रोज या दो कॉलम सेम होंगे। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐड कर सकते हैं, राइट? यही सीखा ना हमने, यही था ना भाई, दो रो और दो कॉलम, दो रो या फिर दो कॉलम सेम होने चाहिए, तो थर्ड रो या थर्ड कॉलम को आप ऐड कर सकते हो। बट यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है, सारा कुछ वेरिएबल है, तो ये नहीं करेंगे। तो क्या करें? तो क्या करें? सेकेंड रो से प्लस आर बाहर निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से प्लस आर बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही तो नहीं, खैर यहाँ टू रह जाएगा ना भाई। अच्छा हाँ ठीक है, कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये r माइनस वन, पहले तो चलो सेकेंड रो को देखते हैं, 0, तो ये 2, ये थर्ड रो को एज इट इज रखते हैं, थर्ड और फर्स्ट रो को एज इट इज मैंने रख दिया, ये सेकेंड रो को में से r बाहर निकाल दिया, तो दिस विल बी r माइनस वन, वो प्लस r माइनस वन, 1 0 0, नहीं हाँ 0 r एंड r प्लस वन माइनस वन माइनस टू। अब क्या करें? अब क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ? क्या अभी इसमें इसमें बचा है क्या? हाँ इसमें भी अभी देखो अपने को थोड़ा और करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को और अभी मैं बस इसी को ही कर रहा हूँ, इसी को ही, है ना। फर्स्ट रो को एज इट इज रखो, सेकंड को एज इट इज रखो, थर्ड को देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, r माइनस वन 1 0 2 0 3 एंड दिस विल बी r 0 0 प्लस, एंड इसको देखो, इसमें से इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, फर्स्ट रो को एज इट इज रखो, सेकेंड रो से देखो ऐसा कर दो, लंबा जाएगा ना ये काफी, है ना। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि देखो इसका समेशन अब हम निकाल सकते हैं, इसका भी समेशन निकाल सकते हैं, इसका भी नहीं निकाल सकते, थोड़ा और इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तब जा करके, ऐसे ही इसको भी थोड़ा और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तब जा करके पूरा सॉल्व ऐसा करेंगे हम। ऐसा बेसिकली इनको ब्रेक कर लेंगे हम, ब्रेक करते चले जाएंगे सो दैट सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में हमारा वेरिएबल बचे। ये तो बहुत लंबा जा रहा है, कुछ और अच्छा तरीका है क्या? हाँ है ना। अरे इतना क्यों, इसको सीधा एक्सपैंड करो पहले। करना आता है क्या एक्सपैंड? आता है क्या? फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ, 3 प्लस आर प्लस 0, ये एक्सपैंड कर दिया। अब समेशन निकाल सकते हो क्या? तो नंबर ही बचा ना, ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट कहाँ है?
ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, अब समेशन निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में अगर यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल एक्सपैंड करके कर दो, नॉर्मली एक्सपैंड करके समेशन लगा दो, ठीक है। गेटिंग? अरे बोलो यस और नो, सही है क्या? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। डन? ठीक है, ओके देन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार जो आपका मॉड्यूल है, लेट मी जस्ट सी व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दैट। Determinant matrices, just a second, no, I'm opening the module. अच्छा, इसमें तो स्टार्टिंग में ही सारा प्रॉपर्टी यूज कर लिया। When do we have the next class? जैसे फ्राइडे। अच्छा, आपके पास वो मॉड्यूल नहीं है क्या? मैं भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 तो खैर 2 ही क्वेश्चन है, वो कर लो, और साथ ही में इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 भी कर लो। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 एंड 2 ये दोनों कर लो। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 एंड 2 पीडीएफ फाइल सेंड। ठीक है, ओके ओके देन, बाय। वेक्टर्स, हाँ ठीक है सर्वेश।